चलिए जी, वेलकम अगेन। तो हमारा इसमें ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम वाला पार्ट रह गया था, उसका और डिस्कशन कर लेते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन 139 बन हो जाएगा पूरा कंप्लीट। देखिए, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। द रिटर्न ऑफ इनकम मस्ट बी फाइल्ड इन अ प्रिस्क्राइब फॉर्म, स्पेसिफाइड, कंप्यूटर रीडेबल मीडिया एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब मैनर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट मेंशन बिलो। जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्मेट हो, स्पेसिफाइड, कंप्यूटर रीडेबल मीडिया वगैरह, जिस तरह से फॉर्मेट में फाइल करनी होती है, आपको फाइल करनी है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट मेंशन बिलो। अब ड्यू डेट्स क्या हैं देखिए जरा। कंपनी, पर्सन अदर देन कंपनी, भाई कंपनी तो यहां आ गई, पर्सन अदर देन कंपनी whose accounts are required to be audited under this act और अंडर एनी लॉ, अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स। जैसे टैक्स ऑडिट हो गया, कंपनी ऑडिट हो गया, इस तरह से कंपनी का तो कंपनी ऑडिट होना ही होना है। इसका मतलब कंपनी के केस में से तो हमेशा 31 अक्टूबर ही रिटर्न ऑफ फाइलिंग की डेट रहेगी, 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है। और वो पर्सन जिनके अकाउंट्स ऑडिट होते हैं, चाहे इनकम टैक्स एक्ट में होते हों या किसी और एक्ट में अगर ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, तो ऐसे केस में जो रिटर्न फाइलिंग की डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर है 2024 से 2025, इसका मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025, तो आपकी रिटर्न फाइल की डेट होगी 31 अक्टूबर 2025। पहले ये डेट हुआ करती थी सितंबर, लेकिन एक महीने बढ़ा दी गई अब। तो पहले थी 30 सितंबर, लेकिन अब है 31 अक्टूबर। तो ऑडिट के केस में या कंपनी के केस में या ऐसे पर्सन जिनका ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए रिटर्न ऑफ डेट की फाइलिंग डेट है वो है 31 अक्टूबर। ठीक है जी। सेकंड बात क्या लिखता है? अ पार्टनर ऑफ अ फर्म whose accounts are required to be audited under this act or under any other law for the time being in force। अभी ये वाला पोर्शन छोड़ दो, अभी इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, अभी मैं डिस्कशन करूंगा इसका कि ऐसी फर्म के पार्टनर जिस फर्म के अकाउंट्स ऑडिट होते हैं अंडर दिस एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, या फिर अंडर एनी अदर लॉ, किसी और लॉ के अंदर ऑडिट होते हैं, ऐसे फर्म के पार्टनर की रिटर्न फाइल करने की जो डेट होगी वो होगी 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। अच्छा, उस फर्म जिसका ऑडिट होता है वो तो यहीं पर कवर हो गया। अ पर्सन जिसका ऑडिट होता है 31 अक्टूबर आ गया। उस फर्म जिसका ऑडिट होता है वो तो फर्म 31 अक्टूबर होगा, और उसके पार्टनर की भी डेट क्या होगी? 31 अक्टूबर, क्योंकि अब पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर। तो इसका मतलब देखा जाए, जिनका भी ऑडिट होता है उनको 31 अक्टूबर ही डेट है रिटर्न फाइल करने की, लास्ट डेट 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। और वो फर्म जिनका ऑडिट होता है उनके पार्टनर को भी रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट क्या है? 31 अक्टूबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है जी, ठीक है जी। इसमें एक बात लिखिए, और द स्पाउस ऑफ सच पर्सन इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A अप्लाइज टू सच स्पाउस। अब ये क्या है सेक्शन 5A? देखिए, एक है सेक्शन 5A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट का, सेक्शन 5A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, और एक है पुर्तगाल सिविल कोड। पुर्तगाल सिविल कोड। ये पुर्तगाल सिविल कोड क्या कहता है? सेक्शन 5A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्लस पुर्तगाल सिविल कोड क्या कहता है?
कि गोवा, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, बेसिकली सेक्शन 5A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट प्लस पोर्टुगीज सिविल कोड इन जगह ही एप्लीकेबल होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे पुर्तगालों का बहुत टाइम तक राज रहा है, मतलब इन्होंने पुर्तगालों ने काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रहा है और 1967 के आसपास ये पूरी तरह से आज़ाद हुए और काफ़ी अभी भी वहाँ पे आपने देखा होगा गोवा वगैरह में पुर्तगाली कंस्ट्रक्शन काफ़ी है, जो वहाँ का कल्चर है थोड़ा वो भी उस तरह का ही है। तो सेक्शन 5A क्या कहता है कि सेक्शन 5A बेसिकली इन एरिया में लगता है, कहता है कि अगर आप पे सेक्शन 5A लग रहा है तो हस्बैंड स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ, इनमें से जो पैसा कमाएगा, मान लीजिए हस्बैंड ने 1 लाख रुपए कमाए, तो इस 1 लाख रुपए को डिवाइड कर दिया जाएगा हस्बैंड और वाइफ के बीच में, मतलब 50,000 रुपए। मतलब हस्बैंड वाइफ में से जो भी जितना कमाएगा उसको आपस में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब हस्बैंड ने कमाया 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए हस्बैंड, 50,000 रुपए वाइफ के। मान लिए वाइफ ने भी कमाए, वाइफ ने कमाए 50,000 रुपए, तो हस्बैंड में 25,000 जुड़ जाएंगे और वाइफ के 25,000 रुपए। ठीक है, अगर मान लीजिए हस्बैंड ने कुछ नहीं कमाया, वाइफ ही कमा रही थी 50,000 रुपए, तो हस्बैंड के 25,000 रुपए, वाइफ के 25,000 रुपए। तो 5A कहता है कि जो स्पाउस में कोई भी कितना पैसा कमाएगा वो टोटल करके दोनों में आधा आधा बांट दिया जाएगा, ये पुर्तगाली सिविल कोड कहता है। तो यहीं पर ये सेक्शन 5A कुछ इस तरह की बात कहता है कि पार्टनर ऑफ अ फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स, उन पार्टनर को भी 31 अक्टूबर को ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और ऐसे पार्टनर की स्पाउस और द स्पाउस ऑफ सच पार्टनर इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A अप्लाइज टू सच स्पाउसेस, और ऐसे पार्टनर की स्पाउस जिस पर सेक्शन 5A लगता है, मतलब पार्टनर वो ऐसी फर्म का पार्टनर है जिसका ऑडिट होता है, तो पार्टनर को 31 अक्टूबर, और ऐसे पार्टनर के स्पाउस जिस पर सेक्शन 5A लगता है, मतलब पार्टनर ने जो पैसा कमाया वो स्पाउस हस्बैंड वाइफ में डिवाइड आधा आधा डिवाइड होगा, उस स्पाउस को भी 31 अक्टूबर को ही रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और द स्पाउस ऑफ सच पार्टनर इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A अप्लाइज टू सच स्पाउस। ठीक है, दोनों केस में इन दोनों को 31 अक्टूबर को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, लास्ट डे असेसमेंट। सेकंड कहता है कि असेसी इंक्लूडिंग पार्टनर ऑफ अ फर्म और द स्पाउस ऑफ सच पार्टनर, असेसी इंक्लूडिंग पार्टनर्स ऑफ द फर्म और द स्पाउस ऑफ सच पार्टनर इफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 5A अप्लाइज टू कैसे दोबारा पढ़ते हैं, असेसी इंक्लूडिंग पार्टनर्स ऑफ अ फर्म और द स्पाउस ऑफ सच पार्टनर हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिपोर्ट ऑफ रेफर अंडर सेक्शन 92E ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। देखिए सेक्शन 92E CA इंटर कोर्स के लिए अब नहीं है, कोर्स के रिलेटेड आपको बात नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पर बस इतना ध्यान रख लीजिए कि अगर सेक्शन 92E के अकॉर्डिंग रिपोर्ट फर्निश करनी है कुछ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड, तो उस केस में जो ड्यू डेट होती है वो होती है 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। बस इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन 92E CA इंटर लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे एसएससी, कोई भी एसएससी इंक्लूडिंग पार्टनर की बात कर रहा है, सिर्फ पार्टनर नहीं, कोई भी एसएससी इंक्लूडिंग पार्टनर ऑफ अ फर्म या उनके स्पाउस ऑफ सच पार्टनर जिस पर 5A एप्लीकेबल लगता हो, वो भी इंक्लूडिंग वो भी जिन पर 5A लगता है, जिनको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट फर्निश करनी होती है सीए को सेक्शन 92E के तहत, उनके लिए रिटर्न फाइल की डेट होगी 30 नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर।
ठीक है। इसके अलावा बाकी कोई भी केस हो, यानी सैलरीड एम्प्लॉय हो गए, उनको कब रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? 31 जुलाई। वो एसएससी जिनको ऑडिट नहीं कराना होता वो कब रिटर्न फाइल करेंगे? 31 जुलाई। ठीक है, तो तीन लिमिट आ गई हमारे पास। कंपनी और जिनको ऑडिट कराना है 31 अक्टूबर, जिनको 92E इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट वगैरह सबमिट करनी है 30 नवंबर, और इनके अलावा कोई और केस है वो है 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। ठीक है, तो ये था सेक्शन 139(1). इस क्वेश्चन क्या है? पारस एज 55 ईयर्स इज अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 24-25। इंटरेस्ट 2,88,000 वॉज क्रेडिट टू हिज NR एक्सटर्नल अकाउंट विथ SBI। ठीक बात है। 30,000 being interest on fixed deposit with SBI was credited to his saving bank account during this period. He also earned 3,000 and interest on his saving account. Is Paras required to file return of income? What will be your answer if he has incurred 3 lakh as travel expenditure for spouse and spouse for self and spouse to US to stay with his married daughter for some time? तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन है। इस केस में बताइए क्या पारस को रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? तो इस वाले क्वेश्चन में NR अकाउंट 30,000 विथ फिक्स्ड डिपॉजिट और 3,000 सेविंग। देखिए 3 इनकम है मिस्टर पारस की। एक तो इनका इंटरेस्ट है ऑन NR अकाउंट 2,88,000 का। एक है FD इंटरेस्ट, कितने का? 30,000 का, 30,000 का। और एक है सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 3,000 रुपये का। तो टोटल कितना हो गया? 3,21,000 रुपये। दो 90, तो 20, 3,21,000 रुपये। अब इसमें दो बातें हैं। एक 2,88,000 का जो इंटरेस्ट ऑन नॉन रेजिडेंट अकाउंट है ना, ये अगर इनको आरबीआई परमिट करता है, इस तरह की कंडीशन ये फुलफिल कर देते हो, सेक्शन 10(4) के अंदर इस तरह का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट होता है। तो हम दोनों बात मान के चलते हैं कि ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं और आरबीआई ने परमिट कर दिया है और इसलिए एग्जेम्प्ट है, और इनकेस एग्जेम्प्ट नहीं है, मान लीजिए अभी ये 10(4) की एग्जेम्पशन इन्हें नहीं मिल रही है और ये सेक्शन 115 BAC में अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं और ये यहां पर ओल्ड रिजिम में। अब इनकी इनकम है 3,21,000। अगर 15 BEC में जाएं, अगर 15 BAC में जाएं तो 3,21,000 क्या इन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? यस, इन्हें रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। ओल्ड रिजिम में जाते हैं, ओल्ड रिजिम में जाते हैं। ओल्ड रिजिम में 2.5 लाख से अगर एक्सीड इनकम है तो क्या रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? हाँ, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। 3,21,000। अच्छा, हमें कोई एग्जाम्पशन नहीं लेनी है, 80C से 80U की एग्जाम्पशन नहीं देखनी है अभी हमें कैपिटल गेन 54G DE जो भी हमने बात करी थी वो नहीं देखनी है, हमें तो अभी ग्रॉस टोटल इनकम देखनी है। ओल्ड रिजिम कहता है 2.5 लाख से अगर एक्सीड इनकम है कि रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2.5 लाख से एक्सीड है, रिटर्न यहाँ पे भी फाइल करनी पड़ेगी। अब हम मान के चल रहे हैं कि इनको ये एग्जाम्पशन मिल गई सेक्शन 10(4) के अंतर्गत, आरबीआई ने परमिट कर दिया और ये इनकम इनकी एग्जेम्प्ट है। अगर इनकी एग्जेम्प्ट इनकम है तो इनकी टोटल इनकम पर कितनी बची? 33,000। देखिए, जो इनकम एग्जेम्प्ट है उसको कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ दो एक्सक्लूजन करनी थी। एक तो 80 चैप्टर 6 की 80C से 80U तक की एग्जाम्पशन, और जो कैपिटल गेन में 54 वाला सीरीज वाली एग्जाम्पशन, इन दोनों को कंसिडर नहीं करना। लेकिन अगर कोई इनकम एग्जेम्प्ट है तो उसको तो मैं कंसिडर नहीं करूंगा, तो रिटर्न फाइल करने फिर उसकी अमाउंट को मुझे कंसिडर नहीं करना है। सेक्शन 10(4) में ये वाला अमाउंट एग्जेम्प्ट है,
बाकी इनकम कितनी बची? 33,000 रुपये। अब चाहे 115 BAC में जाए, यहाँ पे भी रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे ओल्ड रिजीम में जाए, यहाँ पे भी रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी, यहाँ पर 2.5 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए थी, यहाँ पर 2.5। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है आपका, आराम से उसमें अच्छे से लैंग्वेज देख लेना, लेकिन क्या लॉजिक था वो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन उसमें किस तरह से लैंग्वेज लिखी हुई है आप प्लीज़ उस लैंग्वेज को रखो, क्योंकि उसमें प्रॉपर चीज़ें दी गई हैं। What will be your answer if he has incurred 3 lakh as travel expenditure of self and spouse to US to stay with his married daughter for some time? अब 2 लाख से ज़्यादा अगर एक्सपेंडिचर करोगे फॉरेन ट्रैवल पे तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यस, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। सिर्फ 2 कंडीशन थी कि अगर आप नेबरिंग कंट्रीज में ट्रैवल करते हो तो रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी, और पिलग्रिमेज में जाते हो तो रिटर्न फाइल नहीं करनी पड़ेगी। क्या यूएस नेबरिंग कंट्री है? नहीं। क्या पिलग्रिमेज पे जा रहे हो? नहीं। इसका मतलब रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यस, रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। यस, क्योंकि 2 लाख से एक्सीड आपने खर्च कर दिया है, 3 लाख रुपए आपने खर्च करे हैं, तो दूसरे वाले केस में आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। पहले वाले केस में आपको बताना पड़ेगा कि आपको एग्जम्पशन मिल रही है, 115 BAC में क्या होगा, ओल्ड रिजिम में क्या होगा। फिर दूसरा कंडीशन लेके कि अगर आपको मान लीजिए सेक्शन 10(4) में एग्जम्पशन नहीं मिल रही है तो आपका क्या केस होगा। सेकेंड वाले केस में भैया आपने 2 लाख से ज़्यादा खर्च कर दिए, अब आपकी इनकम कितनी भी हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये था आपका सेक्शन 139(1) प्लस एक एग्जाम्पल। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश करी आपको अच्छे से समझाने की। हो सकता है कुछ चीज़ कहीं डाउट हो रहा हो तो एक बार रिकॉर्डिंग दोबारा देख लीजिए ना, लेकिन सेक्शन 139 आपको पूरी तरह से क्लियर होगा। एंड में बस एक बात यही बोलूँगा कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करिए चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सो दैट मैं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।